सभी का स्वागत है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के एक और नई क्लास में। ये जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 3 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या करा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। एंड लेक्चर 2 में हमने जो हमारा मोनेरा किंगडम है इसको स्टार्ट करा था। हमने ये जाना था कि जो मोनेरा होता है इसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मोनेरा जो किंगडम होता है इसमें बैक्टीरिया जो है वो सॉल मेंबर होते हैं। एंड हमने बैक्टीरिया की बात करी थी तो हमने ये कहा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। तो हमने कहा था कि हम प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ताकि हमें बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में पता चले, और उसको हमने पढ़ा था। तो उसी को हम आज की वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले जानेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में, जो हमारा प्रीवियस क्लास में रह गया था। और इसके बेसिस पे हम कैसे बैक्टीरियाज को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्लासिफाई करते हैं वो भी जानेंगे। एंड इसके बाद जो हमारी रिमेनिंग जितने भी स्ट्रक्चर है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, मीजोजोम, क्रोमेटोफोर, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग की। किसकी बात कर रहे हैं हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग होती क्या है? ग्राम स्टेनिंग में हम बेसिकली ये जो टेक्निक है ग्राम स्टेनिंग की, इसको डेवलप करा था क्रिस्टियन ग्राम ने। किसने डेवलप करा था? क्रिस्टियन ग्राम ने। ईयर कभी नहीं पूछेगा लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूं 1885 में। ठीक है, 1885 में इन्होंने इस स्टेनिंग टेक्निक को डेवलप करा था। ये कभी नहीं पूछेगा, आपको भी याद नहीं रखना। अब ग्राम स्टेनिंग हम करते कैसे हैं? इसमें होता क्या है कि ये मान लो मैंने बैक्टीरिया ले रखे हैं, मैंने कई सारे क्या ले रखे हैं, बैक्टीरिया ले रखे हैं। अब इन बैक्टीरिया पे हम एक प्राइमरी स्टेन डालते हैं जिसका नाम होता है क्रिस्टलाइन वायलेट। क्या नाम होता है? क्रिस्टलाइन वायलेट नाम होता है। ये हमारी प्राइमरी डाई होती है एंड इसको हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर डालते हैं। जिससे होता क्या है कि ये जितने भी बैक्टीरिया हैं ये इस स्टेन को कैरी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कैरी कर लेते हैं, या कह सकते हो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसकी वजह से जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सब का कलर कैसा हो जाता है? वायलेट कलर हो जाता है। ठीक है, अब इस स्टेन को, इस वायलेट कलर की स्टेन को और परमानेंट करने के लिए या और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम यहाँ पे डालते हैं आयोडीन। हम यहाँ पे क्या डालते हैं? हम यहाँ पे डालते हैं आयोडीन। एंड आयोडीन डालने के बाद इसका जो कलर है, आयोडीन डालने के बाद इसका जो कलर है वो हमारा हो जाता है वायलेट ब्लू कलर। कैसा कलर हो जाता है? वायलेट ब्लू कलर। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं। अब इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जिसमें हम क्या करते हैं, एसीटोन डालते हैं या फिर अल्कोहल डालते हैं या फिर दोनों का मिक्सचर डाल सकते हैं। अब जो हमारा स्टेप आता है जो कि मेन स्टेप होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया है वायलेट ब्लू कलर के उस पे या तो एसीटोन डालते हैं या अल्कोहल डालते हैं या फिर दोनों का मिक्सचर डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि ये जो बैक्टीरिया थे जिन्होंने स्टेन को कैरी करा था, इनमें से कुछ बैक्टीरिया इस स्टेन को छोड़ देते हैं, इस स्टेन को छोड़ देते हैं। एंड छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि इस पे हमने एसीटोन एंड अल्कोहल डाला। इस पे हमने क्या करा? एसीटोन एंड अल्कोहल डाला, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? डीकलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डीकलराइजेशन हो जाता है। डीकलराइजेशन कुछ ही बैक्टीरिया शो करते हैं, समझना मेरी बात को, कि डीकलराइजेशन को कुछ ही बैक्टीरिया शो करते हैं। एंड जो बैक्टीरिया डीकलराइजेशन शो करते हैं यानी कि स्टेन को छोड़ देते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो डीकलराइजेशन शो नहीं करते हैं या स्टेन को नहीं छोड़ते हैं उनको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब होता क्या है कि ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये स्टेन को छोड़ देते हैं। एंड स्टेन को छोड़ने की वजह से ये कैसे हो जाते हैं?
कलरलेस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कलरलेस हो जाते हैं। अब इन कलरलेस बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने के लिए, इन कलरलेस बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे हम एक सैफरिन डाई डालते हैं, एक सैफरिन डाई डालते हैं जो कि ऑरेंज कलर की होती है, जिसकी वजह से ये जो कलरलेस बैक्टीरिया थे ये ऑरेंज कलर शो करते हैं। कैसा कलर शो करते हैं? ऑरेंज कलर शो करते हैं। तो यहां पे देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर से बने बैक्टीरिया दिखाए हैं, ये जो आपको ब्लू कलर से बैक्टीरिया दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये जो आपको ऑरेंज कलर के बैक्टीरिया दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आई होप आपको ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया समझ में आ गए होंगे, और आपको ग्राम स्टेनिंग समझ में आ गई होगी कि ग्राम स्टेनिंग करी कैसे जाती है। अब हम आगे मूव करते हैं और इनके डिफरेंस की बात करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन होते हैं? जो स्टेन को रिटेन करके रखते हैं, जो हमने प्राइमरी स्टेन डाली थी उस प्राइमरी स्टेन को रिटेन करके रखते हैं, उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया जो प्राइमरी स्टेन को रिटेन नहीं करते, डू नॉट रिटेन द स्टेन, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था नैग और नैम की। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, थिक का मतलब मोटी होती है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। अगर हम बात करें नैग एंड नैम की, तो देखो क्योंकि सेल वॉल थिक है, सेल वॉल थिक कब होगी? जब नैग एंड नैम का अमाउंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे नैग और नैम लार्ज अमाउंट या फिर ज्यादा अमाउंट में देखे जाते हैं। वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नैग और नैम जो होते हैं वो कम अमाउंट में देखे जाते हैं। अगर मैं बात करूं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मीजोजोम देखा जाता है। अब ये मीजोजोम होता क्या है अभी थोड़ा आगे देखेंगे। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मीजोजोम जो होता है वो अब्सेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पिलाए, पोरिन्स एंड टॉक्सिन अब्सेंट होते हैं। अभी पिलाए क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होती है ट्यूबुलर शेप जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं बैक्टीरिया के। अगर मैं बात करूं पोरिन्स क्या होते हैं, पोरिन्स को अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये एक तरीके से समझ लीजिए स्पेशल प्रोटीन होते हैं। जैसे ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे ये पोरिन प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन का ट्रांसफर कराते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन। ये क्या कराते हैं? पोरिन्स क्या कराते हैं? प्रोटीन का ट्रांसफर कराते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन। एंड टॉक्सिन यहाँ पे अब्सेंट होता है। वहीं अगर मैं बात करूं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो इनमें पिलाए, पोरिन्स एंड टॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे ये जो टॉक्सिन होता है ये एंडोटॉक्सिन होता है। कैसा टॉक्सिन होता है? एंडोटॉक्सिन होता है। एंड इस एंडोटॉक्सिन की वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये हाईली पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, एसेशिया कोलाई एंड राइजोबियम। वहीं अगर मैं बात करूं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, मायोबैक्टीरिया एंड फ्रैंकिया हमारे एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्लियर हो गया होगा। अब एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है जो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। क्या एनसीईआरटी लिखती है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप, एनसीईआरटी सेल एनवलप लिखती है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू are classified into
ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एनसीईआरटी ये लाइन लिखती है क्या? एनसीईआरटी लिखती है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप, किसके बेसिस पे? सेल एनवलप के बेसिस पे। अब आप में से कई बच्चे पूछेंगे कि ये सेल एनवलप क्या होता है। तो देखो, जब हमने प्रीवियस क्लास पढ़ी थी तो मैंने उसमें आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं। सेल एनवलप में आपका सेल वॉल प्लस आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस में आपका ग्लाइकोकैलिक्स, ये तीनों चीजें इंक्लूड होती है किसमें? सेल एनवलप में। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं सेल एनवलप में। और सेल एनवलप के बेसिस पे ही हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं ग्राम पॉजिटिव में एंड ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेल वॉल थिक है, यहाँ पे थिन है, थिक है। तो इसमें क्या है? नेग एंड नैम का अमाउंट ज्यादा है। एंड नेग एंड नैम का जब अमाउंट ज्यादा है तो नैम क्या है? नेग एंड नैम क्या है? ये एक शुगर होती है, एक मॉडिफाइड शुगर होती है। और शुगर आयोडीन के साथ ब्लू कलर देती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो स्टेन होता है वो रिटेन रह जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं एंड ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अभी हम थोड़ा सा ही देखेंगे क्योंकि इसकी जो पूरी डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, इसकी थ्योरी है, वो सेल चैप्टर में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। कॉमन स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कॉमन स्ट्रक्चर होती है प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी। एंड ये जो सवाल है ये नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। एंड ये जो लिपिड होता है ये कैसा लिपिड होता है, कैसे नेचर का होता है? ये फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉस्फोलिपिड की, तो फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट होते हैं, एक पोलर हेड और एक नॉन पोलर टेल। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर होती कैसे है। तो मैं यहां पे आपको थोड़ा बता देता हूं कि फॉस्फोलिपिड बनता कैसे है। हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। ये होती है ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होती है ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर। अब जब आप इस ग्लिसरॉल को, इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल। ये स्ट्रक्चर याद नहीं करनी, मैं बस आपको फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर बताने के लिए बता रहा हूं। ग्लिसरॉल को जब हम किसी भी फैटी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, अब आप बोलेंगे कि ये फैटी एसिड क्या होती है? फैटी एसिड जो होती है वो लॉन्ग चेन होती है किसकी? कार्बोजाइलिक एसिड की। किसकी लॉन्ग चेन होती है? कार्बोजाइलिक एसिड की। तो ऐसे ही एक मैंने लॉन्ग चेन ले ली कार्बोजाइलिक एसिड की। अब ये फैटी एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा सबसे पहले मोनोग्लिसराइड। क्या बनाएगा? मोनोग्लिसराइड बनाएगा। मोनोग्लिसराइड बनेगा कैसे? यहां पे देखो, ये CH2, होता क्या है कि ये OH एंड यहां से COH ये आपस में रिएक्ट करते हैं और यहां से वाटर निकल जाता है। यहां से क्या हो जाता है? वाटर निकल जाता है और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। फिर जितने भी कार्बन में, मतलब चेन में कार्बन होंगे वो सारे आप यहां लिख दोगे। तो ये जो आपकी स्ट्रक्चर बनी इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? मोनोग्लिसराइड बोलते हैं। अब फर्दर जब आप इस मोनोग्लिसराइड को किसी एक और फैटी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वहां पे आपका डाइग्लिसराइड बनेगा। डाइग्लिसराइड में क्या होगा? यहां से H हट जाएगा, यहां से H हट जाएगा, यहां से ये H हट गया। ठीक है, और इसकी जगह पे क्या होगा? कोई दूसरा फैटी एसिड आके लग जाएगा।
ये बन गया हमारा डाइग्लिसराइड। क्या बन गया? ये हमारा डाइग्लिसराइड। अब क्या होता है कि ये जो डाइग्लिसराइड होता है, ये जो डाइग्लिसराइड होता है, ये एक एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है H3PO4। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर अगर आप बनाओ तो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है। अब ये फॉस्फोरिक एसिड इस ये जो ग्लिसरॉल में तीसरा OH बचा है इसके साथ रिएक्ट करता है, और यहां पे फिर से क्या हो जाता है? वाटर निकल जाता है, H2O निकल जाता है, और यहां पे बचता है हमारा ये स्ट्रक्चर। हमारी क्या बचती है? ये स्ट्रक्चर बचती है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। अब यहां पे ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं पोलर हेड। इसको हम क्या बोलते हैं? पोलर हेड। और ये जो पूरा पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर टेल। तो आई होप आपको पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर पता हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीजोजोम की। किसकी बात करते हैं? मीजोजोम की बात करते हैं हम। अगर मैं बात करता हूं किसकी? मीजोजोम्स की। तो मैंने आपको बताया था कि जो मीजोजोम होती है ये इनफोल्डिंग या एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जैसे कि अगर ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया की सेल है, ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें ये कौन सी लेयर है? ग्लाइकोकैलिक्स। ये कौन सी लेयर है? सेल वॉल। अब इसके बाद आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये अंदर की तरफ ऐसे मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इसी इनफोल्डिंग को, ये जो इनफोल्डिंग आपको दिख रही है, इन्हीं इनफोल्डिंग को हम क्या नाम देते हैं? मीजोजोम नाम देते हैं। तो आपको आई होप मीजोजोम पता हो गया क्या होता है। अब जो मीजोजोम होते हैं इनकी डिफरेंट शेप होती है। ये वेसिकल्स शेप में होती हैं, ट्यूबुलर शेप में होती हैं, लैमेले शेप में होती हैं। जैसे कि ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इनकी ऐसे वेसिकल शेप हो गई है ना। ट्यूबुलर शेप में ऐसे ट्यूब टाइप रहती है, और फिर ऐसे एक लैमिले शेप होती है। तो ये तीन शेप होती हैं जिसमें ये क्या है? वेसाइकल्स, ये क्या है? ट्यूबुलर, एंड ये क्या है? लैमिला शेप। अगर हम बात करें कि मीजोजोम का काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका रोल क्या होता है, तो मीजोजोम हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। ये जो मीजोजोम्स होती हैं इन पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। ये सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। सेल वॉल फॉर्मेशन में कैसे मदद करते हैं? कि जो भी केमिकल इनका होता है जो इनको बाहर भेजना होता है, ये वेसिकल की मदद से बाहर भेजते हैं, वो बाहर डिपॉजिट होकर सेल वॉल बनाते हैं। हेल्प करते हैं सिक्रेशन में। सिक्रेशन भी वेसिकल्स के मदद से होता है। साथ ही साथ ये डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन में भी मदद करते हैं। अगर मैं बात करूं मीजोजोम्स की, तो ये प्रेजेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जैसा मैंने आपको अभी बताया था जब हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रोमैटोफोर की। किसकी बात करते हैं? क्रोमैटोफोर की। क्रोमैटोफोर भी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, किसकी बात करते हैं? हम क्रोमैटोफोर की बात करते हैं। क्रोमैटोफोर जिस तरीके से मीजोजोम क्या होती है? इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। उसी तरीके से क्रोमैटोफोर भी इनफोल्डिंग होती है या मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में,
या स्पेशली आप कह सकते हो साइनोबैक्टीरिया में। एंड क्रोमेटोफोर की एक खास बात ये होती है कि जो इनफोल्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसके ऊपर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये मान लो स्ट्रक्चर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, इनफोल्ड है। अब इस इनफोल्ड पे क्या होते हैं, ऐसे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो जब इन फोल्ड पे पिगमेंट प्रेजेंट हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। बस इतना ही पढ़ना है। अब हम बात करते हैं आगे चल के न्यूक्लियोइड की, कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। देखो, जैसे हमारा होता है डीएनए, है ना, वैसे ही बैक्टीरिया के पास भी डीएनए होता है। अब बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो हिस्टोन नहीं होते। जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो कुछ बेसिक प्रोटीन के साथ मिलके एक जगह पे पड़े रहते हैं। एंड ये जो स्ट्रक्चर बनती है डीएनए और बेसिक प्रोटीन के मिलने से, इसी को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। तो न्यूक्लियोइड में दो चीजें हैं, न्यूक्लियोइड में क्या है, दो चीजें हैं। एक तो आपका डीएनए और दूसरा बेसिक प्रोटीन। ये दो चीजें होती है न्यूक्लियोइड में। और न्यूक्लियोइड बनता कैसे है, डीएनए और बेसिक प्रोटीन के आपस में मिलने से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए की। जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है, मतलब कि वो कुछ इस तरीके से होता है। ये सर्कुलर हो गया एंड ये यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड हो गया। ठीक है। अब इसकी एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है एंड पूछता है, माइकोप्लाज्म जो कि बैक्टीरिया है, इनका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो होता है बट लीनियर होता है। कैसा होता है, शेप में लीनियर होता है, इस तरीके से। ये इस तरीके से होता है माइकोप्लाज्म में, लीनियर। और बैक्टीरिया में कैसा होता है, ऐसा सर्कुलर। ठीक है। बैक्टीरियल डीएनए हैव सम बेसिक प्रोटीन बट नॉट हिस्टोन। अब देखो, ये जो इनके पास डीएनए होता है, इसको रैप अप करने के लिए या एक छोटी सी जगह में रखने के लिए इनके पास कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स नहीं होते, ये याद रखना। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। मैं आपको ये बता रहा था कि जो बेसिक प्रोटीन होते हैं बैक्टीरिया में, बेसिक प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के साथ रैप अप होते हैं, वो हिस्टोन नहीं होते। क्योंकि आप जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ोगे तो वहां पे आप पढ़ोगे कि वहां पे जो प्रोटीन होते हैं वो हिस्टोन होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में वो हिस्टोन नहीं होते। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में कि और क्या लिखा है। वी कंसिडर्ड बैक्टीरिया एज अ हैप्लॉइड विथ सिंगल क्रोमोसोम। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया को हम हैप्लॉइड मानते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन। ठीक है। एंड इनके पास हम एक सिंगल क्रोमोसोम ही मानते हैं। जैसे ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं और हम डिप्लॉइड होते हैं, इसी तरीके से जो बैक्टीरिया होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, इनके पास एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। चलिए आगे बात करते हैं किसकी, प्लाज्मिड की। किसकी बात करते हैं हम, प्लाज्मिड की बात करते हैं। प्लाज्मिड जो होता है वो हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। मतलब कि होता ये भी क्रोमोसोम है, होता ये भी क्रोमोसोम है, लेकिन ये जो जेनेटिक क्रोमोसोम होता है ना, जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उससे अलग होता है। इसकी भी शेप सर्कुलर होती है, ये आप देख सकते हो, और डबल स्ट्रैंडेड होती है। ये जैसे मैंने एक स्ट्रैंड ये रही, एक स्ट्रैंड ये रही। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी अपने आप ही रेप्लिकेशन करता है, अपने आप खुद को कॉपी करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक डीएनए। मतलब कि जेनेटिक डीएनए कॉपी अपने आप को करे या ना करे, उससे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो जैसे मान लीजिए मैं क्या कह सकता हूं कि आप दो दोस्त हो,
आप दो दोस्त हो, दोनों के पास 10-10 रुपए हैं। आपके दोस्त ने क्या करा, चॉकलेट खरीद ली, लेकिन आपने क्या करा, चॉकलेट खरीद ली, आपके दोस्त ने चॉकलेट नहीं खरीदी। तो यहाँ पे आप एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, आप एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। आपके पैसे का जो मन कर रहा है वो आप कर रहे हो, आपके दोस्त के पैसे का जो मन कर रहा है वो आपका दोस्त कर रहा है, तो आप एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। इसी तरीके से जो प्लाज्मिड होता है, ये जो जेनेटिक डीएनए होता है, जो जेनेटिक डीएनए होता है उस पे डिपेंड नहीं करता। वो चाहे रेप्लिकेशन करे चाहे ना करे, वो उसकी मर्जी है। एंड ये अपना जब मन करेगा तब रेप्लिकेशन करेगा। ये जो बैक्टीरिया होता है ये कुछ सॉरी ये जो प्लाज्मिड होता है ये कुछ बैक्टीरिया में ही देखा जाता है। एंड ये जो प्लाज्मिड होता है ये स्पेशल फीचर्स देता है उन बैक्टीरिया को जिनमें ये प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। स्यूडोमोनास प्यूटिडा, इसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूं। स्यूडोमोनास प्यूटिडा ये एक बैक्टीरिया होता है, ये एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। इसके पास एक डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड पाया जाता है, इसके पास एक डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड पाया जाता है जो कि क्या करता है, ब्रेक करता है ऑयल स्पिल्स को इन ओशंस। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोरेमिडेशन बोलते हैं। मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं। जैसे आपको पता है कि जब चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है ना, ओशन के थ्रू, तो उसमें क्या चलती हैं, शिप्स चलती हैं। अब शिप्स चल रही हैं तो वो ऑयल की मदद से या फ्यूल की मदद से चलेगी। तो ये ऑयल क्या होता है, वाटर में रिलीज हो जाता है। तो जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, और उसमें जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उन पे हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सी में स्यूडोमोनास पोट्यूडिया डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, स्यूडोमोनास प्यूटिडा डाल देते हैं। अब स्यूडोमोनास प्यूटिडिया के पास क्योंकि डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है, तो वो क्या करता है, इस ऑयल स्पिल्स को छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ देता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो पॉल्यूटेड नहीं होता और जो उसमें लाइफ है वो इजिली सरवाइव कर लेती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं किसकी, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्लैजिला की। किसकी बात करते हैं, फ्लैजिला की। अगर मैं बात करूं फ्लैजिला की, तो देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्लैजिला है वो एक सिंगल सेल की प्रॉपर्टी है या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि फीचर ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का है या सिंगल सेल का है। तो जो फ्लैजिला होता है ना, ये फीचर होता है सिंगल सेल का। ये फीचर किसका होता है, सिंगल सेल का फीचर है, ना कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का। अब आप बोलोगे थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा क्लियर करो, मैं बता देता हूं। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं ह्यूमन का। ह्यूमन क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ह्यूमन क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अब जो मेल होते हैं वो जो गैमेट रिलीज करते हैं वो होता है स्पर्म। स्पर्म में प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। स्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म में प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। तो ये जो फ्लैजिला है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी तो देखा जा रहा है। वो बात अलग है कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एक यूनिसेलुलर स्टेज पे देखी जा रही है, यानी एक स्पर्म में देखी जा रही है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो फ्लैजिला है वो फीचर है सिंगल सेल का, ना कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का। फ्लैजिला किसका फीचर है, सिंगल सेल का। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्लैजिला की, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों ही सेल्स में पाया जाता है, बट इनमें कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला होता है वो ट्यूबलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट फ्लैजिला की, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। वहीं अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला की, तो उसमें बेसल बॉडी और फिलामेंट होता है, उसमें हुक नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला हम सेल चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे हम कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे। अब जो नंबर है एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्लैजिला का वो वेरिएबल होता है। यहाँ पे देखो
मैंने आपको क्या करा है, फ्लैजिला की एक स्ट्रक्चर दिखाई है, किसमें, बैक्टीरिया में। ठीक है, इसमें ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी, ये आपका है हुक, एंड ये आपका क्या है, फिलामेंट है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट होते हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में। अब हम आगे बढ़ते हैं और पिलाई एंड फिम्ब्रियाई की बात करते हैं कि पिलाई क्या होते हैं, फिम्ब्रियाई क्या होते हैं। इनको मैंने एक ही साथ लिख लिया है क्योंकि एनसीईआरटी में इनके बारे में ज्यादा दिया नहीं है। जो पिलाई होते हैं वो प्लेन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। शेप इनकी ट्यूबुलर, ऐसे जैसे मान लीजिए ये सेल वॉल है तो ऐसे ट्यूबुलर शेप होती है। ठीक है, लेस कॉमन होते हैं यानी बहुत कम बैक्टीरिया में देखे जाते हैं, और लेस नंबर में होते हैं, यानी अगर किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट भी हैं तो 4 5 6 ऐसे लेस नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं इनके रोल की, तो ये कुछ बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं फिम्ब्रियाई की, तो फिम्ब्रियाई जो होते हैं वो ब्रिसल शेप होते हैं। ब्रिसल शेप मतलब जैसे आप अपने घर में ब्रश देखा हो जिससे आप टूथब्रश करते हो, अगर करते हो तो, और टूथब्रश नहीं करते हो तो फिर भगवान मालिक है आपका। तो जो आपका टूथब्रश का ऐसे हेयर्स निकले होते हैं, इस तरीके से फिम्ब्रियाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ब्रिसल शेप। ये मोर इन नंबर यानी कि ज्यादातर बैक्टीरिया में देखे जाते हैं, सॉरी, ज्यादातर बैक्टीरिया नहीं, मोर कॉमन ज्यादातर बैक्टीरिया में देखे जाते हैं। मोर इन नंबर का मतलब क्या है कि इनका नंबर ज्यादा होता है, इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। एंड इनका रोल क्या होता है, इनका रोल होता है अटैचमेंट का। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस पे किसी बैक्टीरिया को अटैच होना है, तो ये जो हमारा फिम्ब्रियाई है ये इसमें मदद करेगा। अब एनसीईआरटी एक और टर्म लिखती है सरफेस स्ट्रक्चर, ये क्या होती है। सरफेस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रियाई, इन तीनों को आपस में मिला के हम नाम देते हैं क्या, सरफेस स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको याद रहेगा। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि सरफेस स्ट्रक्चर में कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है, सरफेस स्ट्रक्चर में कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो लोकोमोशन में मदद नहीं करती, तो जो पिलाई है एंड जो फिम्ब्रियाई है इनका लोकोमोशन का कोई रोल नहीं होता, नो रोल इन लोकोमोशन। लेकिन जो आपका फ्लैजिला है, जो आपका फ्लैजिला है वो आपको मदद करता है लोकोमोशन में, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को मदद करेगा किसमें, लोकोमोशन में, जिसमें भी प्रेजेंट रहेगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब हम आगे बात करते हैं, और दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी, इसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि लेक्चर आपको भी ज्यादा लंबा मिलेगा तो आप भी नहीं पढ़ोगे। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, राइबोसोम की बात कर रहे हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, ऑर्गेनेले विदाउट मेम्ब्रेन्स। जैसे ये कोई भी सेल है चाहे प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन मतलब इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन नहीं होती। लोकेशन की बात करें तो ये बैक्टीरिया के यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के एंड यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। एंड इनका जो रोल होता है, इनका जो काम होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस करते कैसे हैं ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे। अगर मैं बात करूं राइबोसोम की, तो राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट जो कि 30s और 40s की होती है, और एक लार्ज सब यूनिट जो कि 50s और 60s की होती है। अब ये 40s 50s में एस क्या है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं एस की, तो एस को हम बोलते हैं स्वैडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्वैडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। एंड ये जो स्वैडबर्ग कांस्टेंट होता है ये हमें बेसिकली साइज एंड डेंसिटी मेजर करके बताता है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक लार्ज सब यूनिट जो कि 50s की होती है, और एक स्मॉल सब यूनिट जो कि 30s की होती है। ये दोनों आपस में मिलके एक कंप्लीट राइबोसोम बनाते हैं, आपस में मिलके एक कंप्लीट राइबोसोम बनाते हैं। एंड इस राइबोसोम की जो डेंसिटी या साइज निकल के आती है वो होती है 70s। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो कंप्लीट राइबोसोम होता है वो 70s का होता है।
एंड यहाँ पे एक 30s की स्मॉल सब यूनिट होती है, एक 50s की लार्ज सब यूनिट होती है। इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल में जो कंप्लीट राइबोसोम होता है वो 80s का होता है, जो कि 40s स्मॉल सब यूनिट के एंड 60s लार्ज सब यूनिट के मिलने से बनता है। अब देखो राइबोसोम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि जो राइबोसोम होता है इसके अंदर या इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आरएनए होता है, यानी राइबोसोमल आरएनए होता है, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ प्रोटीन्स होते हैं एंड ये आरएनए और प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है हमारा क्या, इंक्लूजन बॉडी। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं, इंक्लूजन बॉडी की बात कर रहे हैं। इंक्लूजन बॉडी भी विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इंक्लूजन बॉडी भी कैसी स्ट्रक्चर है, विदाउट मेम्ब्रेन। ये ग्रेन्युलर होते हैं। ग्रेन्युलर मतलब जैसे आपने कोई भी सीड दे रखी हो, कोई भी सीड हो, ठीक है, आपने चना देख रखा हो, ठीक है, आपने मटर के दाने देख रखे हो, वो सब क्या है, ग्रेनुलर हैं। एंड ये इनसॉल्यूबल होते हैं साइटोप्लाज्म में, इनसॉल्यूबल होते हैं साइटोप्लाज्म में। इनका रोल क्या होता है, इनका रोल होता है स्टोरेज का, ये चीज़ों को स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहीं लिखता हूँ फॉस्फोरस ग्रेन्यूल, इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रेन्यूल है इसने स्टोर करा है फॉस्फोरस को। अगर मैं लिखता हूँ ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल तो ये स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन को। अगर मैं लिखता हूँ गैस वैक्यूल भी एक इंक्लूजन बॉडी है जो कि स्टोर करता है किसको, गैस को। और ये गैस वैक्यूल अगर मैं आपसे पूछूं देखा कहाँ जाता है, तो ये देखा जाता है साइनो बैक्टीरिया में। तो ये चीजें इंक्लूजन बॉडी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर है मोनेरा की, ये खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मोनेरा के न्यूट्रिशन और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड अपना सपोर्ट जो है वो बनाए रखिएगा।